नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बस्ती लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे पास जो प्रस्ताव बस्ती के आए, इतने गरीबों को मकान देना है, हमने मकान दिया। अकेले बस्ती में 12,862 गरीबों को शहरी आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। 4,224 पटरी व्यवसायियों को प्रदेश के अंदर, जहां हमने 9 लाख लोगों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया, वहीं 4,224 स्ट्रीट वेंडर को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया। बस्ती में 14,665 निराश्रित महिलाओं को, 9,874 दिव्यांगजनों को, 12,678 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दे डबल इंजन की सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, 1,97,543 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड भी यहां पर दिए गए और मुंडेरवा, नगर बाजार, गायघाट, गणेशपुर, कप्तानगंज, बनकटी, ये नगर पंचायतों का सृजन भी ये डबल इंजन की सरकार की देन है। हरैया और बगनान का हमने विस्तार भी किया। हर घर नल योजना के लिए पैसा स्वीकृत किया। और भाइयों बहनों, कान्हा उपवन के लिए 8 नगर निकायों में गौशाला का निर्माण, 3 नगर निकायों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के लिए और 4 नगर निकायों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत भी धनराशि स्वीकृत की गई। भाइयों बहनों, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। उस पैसे का उचित नियोजन हो, उस पैसे का सही रूप से उपयोग हो, इसके लिए ही आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है, आपसे कहने के लिए ये पैसे का सही सदुपयोग केवल और केवल डबल इंजन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। और जितना पैसा नगरीय विकास के लिए लगना चाहिए, जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए लगना चाहिए, क्यों नगर जल जमाव से युक्त होंगे। तो चुनाव का वक्त है चूंकि, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जिस तरह से संबोधित कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जा सकता है, क्राइम को लेकर हर तरह की बात अपनी यहाँ रखते नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ आगे और खबरों की बात करते हैं। अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून वापस लौटे। इस दौरे पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें 4 धाम जाने आने का न्योता भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से उत्तराखंड में उनका ज्यादा फोकस रहा है। यही कारण है कि 4 धाम के निर्माण कार्यों से लेकर यहां चल रहे रेल लाइन परियोजना के निर्माण कार्य पर प्रधानमंत्री की नजर है। इस कारण इस बार चारों धामों के कपाट खुलने के साथ ही पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात में उन्हें सभी चल रहे निर्माण कार्यों के लिए धन्यवाद देते हुए 5वें धाम के रूप में विकसित हो रहे जागेश्वर आने का भी न्योता दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री से मुलाकात कर पंतनगर और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और नैनी सैनी हवाई अड्डे को सेना को सौंपने का आग्रह किया गया, जबकि जोशीमठ और धारचूला में 2 हेलीपैड का संचालन सेना के हाथों में है। तो प्रधानमंत्री को 4 धाम आने का यहां पर न्योता दिया गया। हेलीपैड का संचालन सेना के हाथों में रहेगा, जिस हेलीपैड को शुरू करने की और उसके विस्तारीकरण की बात चल रही है। प्रधानमंत्री से मुलाकात की गई है। पंतनगर और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात यहां पर चली है। नैनी सैनी हवाई अड्डे को सेना को सौंपने का आग्रह किया गया है। योगेश सेमवाल हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, अपडेट जानना चाहेंगे इस खबर पर, क्योंकि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन किसी के विस्तारीकरण की बात चल रही है और कोई नई योजना भी लाने की बात कही जा रही है। क्या अपडेट है आपके पास? योगेश, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो आपको बता दें कि हवाई अड्डा जो है पंतनगर और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, उसके विस्तारीकरण की बात चली है। नैनी सैनी हवाई अड्डे को सेना को सौंपने का भी आग्रह किया गया है।
उत्तराखंड कैबिनेट में अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। उत्तराखंड के युवाओं को अब जापान, जर्मनी जैसे देशों में रोजगार मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत सरकार ये सुविधाएं देने जा रही है। वहीं केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर अब उत्तराखंड में सेतु स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह भी तय किया गया है कि किसी भी स्कूल अस्पताल के लिए अब जमीन की तलाश को हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में साइट सिलेक्शन कमेटी गठित की जाएगी। सरकार का 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना की घोषणा की थी। अब इस योजना के तहत एएनएम, जीएनएम पास युवाओं को जर्मनी, जापान आदि देशों में नर्सिंग, बुजुर्गों की देखभाल, हॉस्पिटैलिटी के लिए रोजगार दिलाया जाएगा। इसके लिए 11 संस्थाओं से प्रस्ताव मिल चुके हैं। चुने हुए युवाओं को विदेशी भाषा सीखने के कुल खर्च में से 20% सरकार वहन करेगी। इसके अलावा अगर प्रशिक्षण, वीजा और हवाई टिकट के खर्च के लिए लोन लिया जाएगा तो 1 लाख तक की रकम के लोन के ब्याज का 75% भी सरकार वहन करेगी। प्रदेश में अब नीति आयोग की तर्ज पर सेतु यानी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड के ढांचे को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह काम करेगा। इसके उपाध्यक्ष नियोजन मंत्री या सीएम की ओर से नामित मंत्री होंगे। इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर बाहरी विशेषज्ञ को रखा जाएगा। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर अपर सचिव स्तर का अधिकारी होगा। प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए केंद्र से मिलेंगे। इसमें 3 सेंटर फॉर इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस और सेंटर फॉर एविडेंस बेस्ड प्लानिंग है। 6 सलाहकार आर्थिकी एवं रोजगार, सामाजिक अवसंरचना, पब्लिक पॉलिसी एवं सुशासन, शहरी एवं अर्ध शहरी विकास, सांख्यिकी एवं डेटा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन बाहर से विशेषज्ञ इसके लिए बुलाए जाएंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य पशुधन मिशन को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। इसके तहत 125 विश्व स्तरीय वेटनरी हॉस्पिटल बनेंगे तो 575 पशु चिकित्सालयों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। घोड़ा खच्चर से भी उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। अब इसमें घोड़ा खच्चर की खरीद भी शामिल है। इसके तहत दुधारू पशु, भेड़, बकरी, मुर्गी के साथ ही व्यवसाय के लिए घोड़ा खच्चर खरीदने पर भी लोन के ब्याज में 9% की सब्सिडी मिलेगी। बेसिकली 2014 में भारत सरकार ने एक निर्णय लेते हुए जो नेशनल प्लानिंग कमीशन है उसको बंद किया था, तो उसकी जगह पर एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्टिव बॉडी बनाई गई थी जो पॉलिसी थिंक टैंक का काम करते हैं, तो उसका नाम नीति आयोग रखा गया था। अभी पिछले 1 साल से भारत सरकार और नीति आयोग स्टेट्स को एडवाइजरी इशू कर रहे हैं कि सिमिलर बॉडीज स्टेट्स में बनाया जाए, क्योंकि भारत सरकार के लेवल पर प्लानिंग कमीशन इरेलेवेंट हो गया है। उसके बाद से ही स्टेट लेवल पर भी जो राज्य योजना आयोग है वो इरेलेवेंट हो गया है। अगला मत भी वित्त विभाग का था। इसमें कोषागार की जो नियमावली है उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है, क्योंकि जो नीचे कर्मचारी हैं उनको एक ये जो लेखा लिपिक का संवर्ग था उसको मृतक संवर्ग कर दिया गया था। इसके कारण जो नीचे कर्मचारी जो प्रमोशन पा के लेखा लिपिक बनते थे वो बंद हो गई थी, और जो क्वालिफाइड थे जो इसलिए उनके लिए प्रावधान करने के लिए जो 17 पदों को आरक्षित करके ये नियमावली में संशोधन किया गया है ताकि उनको पदोन्नति मिल सके जो एलिजिबल हो। योगेश सेमवाल हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, यहाँ पर लोन की भी बात की गई, 20% सरकार इसको वहन करेगी, ये सारी चीजें भी बात कही गई, और क्या खास बातें रही यहाँ पर? बताना चाहेंगे जो कैबिनेट बैठक हुई है उस पर 13 जो प्रस्ताव थे उस पर मोहर लगी है कैबिनेट की, बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। फिर चाहे हम वन विभाग को जो फिरूल की जो है वो दाम बढ़ा दिए गए हैं, 2 रुपए बढ़ा दिया गया है। फिरूल यानी कि इससे पहले भी सबसे ज्यादा जो परेशानी खड़ी करती है वो फिरूल करती है। चीड़ के पेड़ बहुत ज्यादा हैं और चीड़ के पेड़ की वजह से जंगलों में आग लग जाता है, क्योंकि उनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं। वहीं उससे अगर देखा जाए तो वो इस्तेमाल में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, उससे बैग बनते हैं, उससे कहीं पे तो बिजली बनाई जा रही है, कई सारी चीजें। इसी को लेकर सरकार ने ये कहा है कि अब जो उठाएंगे, क्योंकि गांव वालों को ये जिम्मेदारी देती है कि उन पत्तों को आप जो है जंगलों से साफ कीजिए, उन्हें 2 रुपए बढ़ा के दिया जाएगा। इसी के साथ अगर कहा जाए तो एक और महत्वपूर्ण जो है वो है यात्रा प्रशासन संगठन में 11 पद जो है वो सृजित किए जाएंगे। 12 महीने तक इन पदों को
रखा जाएगा, यानी कि ये पूरी देख रेख इनकी रहेगी, नजर बना के रखेंगे यात्रा में, किस तरह से यात्रा चल रही है, क्या कुछ रहेगा, ये सारे के सारे जो है ये ऑफ सीजन में भी ये ध्यान देंगे कि आने वाले समय में किस तरह को यात्रा को जो है और बेहतर बनाया जाए। पिछली बार यात्रा में क्या कमी रह गई थी, ये सारी चीजें जो है ये 11 पद जो सृजित किए जाएंगे वो इनका काम होगा, इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो पशुओं के लिए चारे के लिए जो है जो 166 करोड़ रुपए की जो नीति जो है वो उसको मंजूरी मिल गई है, बहुत बड़ी चीज है ये। अगर इसके साथ अगर देखा जाए तो राज्य में जो पशुपालन विभाग है, गाय बकरी पोल्ट्री के जो विभाग हैं उनके लिए जो आपने खुद बताया भी इससे पहले कि खच्चर के लिए जो है वो उसको लिए एक स्कीम जो है पूरी बनाई जाएगी। पीआरडी के जवान इस समय अगर बात करें तो पुलिस के जवानों के साथ होमगार्ड और होमगार्ड के साथ ही पीआरडी पूरी तरह से चारधाम यात्रा में लगी रहती है। कई ऐसे स्थान होते हैं जहां पर पुलिस नहीं पहुंच पाती है, होमगार्ड नहीं पहुंच पाते, तो वहां पीआरडी के जवान लगे रहते हैं। इससे पहले पीआरडी के जवानों को छुट्टियां नहीं मिलती थी, छुट्टियों के जो है उनको पैसे कटते थे अगर वो छुट्टी लेते हैं, लेकिन अब जिस तरह से कल जो है प्रस्ताव पास हो गया कि अब उन्हें छुट्टियां देंगी तो इससे बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में युवा हैं। आने वाले दिनों में जो है पीआरडी की और ज्यादा जवानों की संख्या बढ़ेगी, तो विश्वास भी लोगों का अब इसमें ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि छुट्टियां बच्चों को मिलेंगी जो उसमें काम कर रहे हैं, तो उससे जो है अच्छा रहेगा। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसके साथ ही अगर सारे यानी कैबिनेट में जो बिंदु हैं वो वाजिब भी हैं और उस पर अब सरकार तेज प्रयास करेगी इन सारी चीजों को अमल में लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार के बाहुबली और विवादित नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की शादी बुधवार रात देहरादून के एक फार्म हाउस में हुई। इस शादी में कई बड़े नेता और कारोबारी शामिल हुए। बिहार के बाहुबली आनंद मोहन के बेटे की शादी डॉक्टर आयुषी सिंह से बुधवार रात बेहद निजी कार्यक्रम में हुई। चेतन मोहन की शादी बेहद शाही तरीके से हुई है। इस हाई प्रोफाइल शादी में फार्म हाउस को फूलों से सजाया गया था, वहीं सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता हैं। शादी में कम से कम 300 लोगों के शामिल होने की खबर है। करीबी लोगों को ही केवल इस शादी में आने की अनुमति थी। शादी के लिए लग्जरिया फॉर्म को फूलों से सजाया गया। शादी से पूर्व मित्रों की एक निजी पार्टी भी मंगलवार को ओल्ड राजपुर स्थित शहनशाही रिजॉर्ट पर हुई थी। आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली के साथ 3 दिन पहले देहरादून पहुंचे थे। वहीं हल्दी की रस्म की भी बड़ी धूमधाम से अदायगी की गई। शादी में बिहार के कई बड़े राजनेताओं के अलावा उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहे। काशीपुर में पूर्व पार्षद संघ अध्यक्ष विपिन शर्मा की धारदार हथियार से निशंस हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी ने कोतवाली पहुंचकर वारदात को अंजाम दिए जाने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फार्म में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। प्रथम दृष्टया हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। घटना के बाद से पूर्व पार्षद संघ अध्यक्ष के परिवार में कोहराम मच गया और उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विपिन शर्मा उर्फ पप्पी के उनके घर से कुछ ही दूरी पर मोहल्ले के ही रहने वाले ने फावड़े से नृशंस हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी टेक चंद कोतवाली पहुंच गया और पुलिस को वारदात के बारे में जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही एसपी सिटी काशीपुर अभय सिंह और सीओ वंदना वर्मा समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। देखिए, ये कानून ज्ञान मोहल्ले की बात है। यहाँ पे पूर्व पार्षद अध्यक्ष जो विपुल शर्मा जी थे वो यहाँ के निवासी हैं। यहीं पे एक टेकचंद नाम का व्यक्ति भी रहता है और अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस कारण से टेकचंद ने विपुल शर्मा जी के ऊपर हमला किया है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसने उनके ऊपर फावड़े से हमला किया जिससे कि वो गिर गए और वो अचेत हो गए थे। अभी डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। टेकचंद ने उसके बाद से यहाँ से फावड़े के साथ थाने में पहुंचा था। उसको हमने अभी पकड़ करके अभी रचा में रखा है। उससे पूछताछ भी कर रहे हैं और देखते हैं कि ये किन परिस्थितियों में उनके ऊपर हमला किया है। परिजनों के आने के बाद उनसे भी पूछताछ करके तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत करके इसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। देहरादून में यातायात के बढ़ते दबाव के बाद ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर वाहन पार्क कर स्कूल के बच्चों को ले जाने वाले अभिभावकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। पहले दिन 15 वाहनों पर क्लैंप लगाए गए। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर सड़क पर दोबारा वाहन खड़े किए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि शहर में अधिकांश अभिभावक कार से बच्चों को स्कूल छोड़ने और स्कूल से घर ले जाते उस वक्त ले जाते हैं बच्चों को। 2 मिनट का बहाना बनाकर वाहनों को नो पार्किंग या सड़क पर खड़ा कर दिया जाता है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हो जाती है। अभिभावकों से पहले भी वाहन पार्किंग में खड़े करने का अनुरोध किया गया था। कई जगह स्कूलों के पास पार्किंग मौजूद है,
लेकिन अभिभावक अपना समय बचाने के लिए पार्किंग में वाहन खड़े करने से अक्सर बचते हैं। वहीं पुलिस ने 35 स्कूलों का यातायात प्लान भी बनाया है, लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा, जिसके बाद अभियान शुरू कर दिया गया। देहरादून में जो दोपहर 1 से 3 बजे तक का टाइम है, जो स्कूल की छुट्टी का टाइम है, उसमें ट्रैफिक पुलिस द्वारा समय समय पर बहुत मेहनत ली जाती है। लेटेस्ट में हमने स्कूल स्पेसिफिक प्लान बनाए थे, जिसमें स्कूल को, अभिभावकों को ये भी बताया गया था कि कौन से एरियाज है स्कूल के एरिया में जहां आप स्कूल को पिकअप ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट जोसेफ की बात करें तो हमने सुभाष रोड पूरी साफ रखने के लिए बताया था। सेंट जोसेफ स्कूल की 300 गाड़ियों की पार्किंग ओपन की गई थी। सीजीएम स्कूल के लिए हमने परेड ग्राउंड के एरिया में एंटायर जो सर्विस लेने वो दी गई थी। पर फिर भी देखा जाता है कि कुछ पेरेंट्स स्कूल के गेट के सामने ही डबल लाइन, ट्रिपल लाइन में गाड़ी पार्क करके बच्चों को लेने के लिए जाते हैं। रुड़की में कलियर से लेकर पीपल चौक तक अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कलियर नगर पंचायत प्रशासन, दरगाह प्रशासन और एसडीएम विजयनाथ शुक्ला मौजूद रहे। विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि पिरान कलियर दरगाह विश्व भर में प्रसिद्ध है और यहां पर दूर दराज से लोग आते हैं। उर्स के दौरान भी यहां से अतिक्रमण हटाया गया और लोगों को चेतावनी भी दी गई, लेकिन इन लोगों द्वारा फिर से अतिक्रमण का काम शुरू कर दिया गया, जिसके चलते कलियर नगर पंचायत, दरगाह प्रशासन को साथ लेकर कार्रवाई की गई। इस दौरान जिन दुकानदारों का दुकान से बाहर सामान रखा गया था, उनके भी चालान काटे गए। सभी को हिदायत दी गई कि सड़कों और नालियों पर आक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरगाह पीरान कलियर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं और पिछली बार मेले से पहले सारा अतिक्रमण हटाया गया था और लोगों को कहा गया था, चेतावनी भी दी गई थी, अनुरोध भी किया गया था कि दोबारा अतिक्रमण न हटाएं, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने दोबारा कर लिया। और आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण हटाने के बाद नालियों पे कवर कराया गया था, एंगल लगाया गया था और दोबारा लगाने के बाद भी दोनों बार बार अनाउंसमेंट कराया गया, चेतावनी दी गई। उसके बावजूद लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। तो उसी क्रम में आज यहाँ आके दरगाह प्रबंधन, नगर पंचायत, पुलिस और प्रशासन के संयुक्त टीम द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण हटाया गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम KMVN की ओर से संचालित आदि कैलाश यात्रा आज से शुरू हो गई है। हल्द्वानी के काठगोदाम से शुरू होने वाली 8 दिवसीय यात्रा का पहला पड़ाव पिथौरागढ़ है। हालांकि उच्च हिमालय क्षेत्र में लगातार बारिश और हिमपात के चलते यात्रियों के लिए ये यात्रा साहस और खूबसूरती से भरी होगी। आदि कैलाश यात्रा के पहला दल की अगर बात की जाए तो उसमें देश के विभिन्न राज्यों से 19 यात्री शामिल हैं। काठगोदाम स्थित कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में आदि कैलाश यात्रियों का MD विनीत तोमर ने भव्य स्वागत किया। वहीं यात्रियों से निवेदन भी किया गया, यात्रा के दौरान उच्च हिमालय क्षेत्र में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो या अगर दिक्कत होती है तो तत्काल यात्रा गाइड को सूचित किया जाए। वहीं यात्रियों ने बताया कि वो आदि कैलाश की यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्हें बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। केरला से आया वो कैलाश यात्रा के लिए पहले बार है। तो सर कितने लोग हैं और किस तरीके का बोला था, कल बोला 19 लोग है। ये फर्स्ट ट्रिप में 19 लोग है, तो मालूम नहीं कितना होगा, 20 तक होएगा। उत्तराखंड अभी हम लोग 2 साल से उत्तराखंड पूरा घूम रहे हैं। चारधाम गया और ओंकारेश्वर गया था। ओंकारेश्वर लेकिन इधर नहीं है, वो तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन अच्छा लगता है। तो ये 9 टर्म में आ गया था, लास्ट ईयर उधर भी आया था। अच्छा, बहुत अच्छा। सर रविवार को रामनगर में पप्पी सागर के कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में मृतक के भाई चंदन सागर की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना था कि मृतक द्वारा मुख्य आरोपी आजम के 70,000 रुपए वापस न करने को लेकर दोनों में विवाद होता था, जिसको लेकर पप्पी सागर की हत्या की गई। पुलिस द्वारा किए गए खुलासे पर परिजन लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं मामले में फरार चल रहे आरोपियों और 2 शूटरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली और कोतवाल का घेराव किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री ने पुलिस के खुलासे पर जहां कई सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र फरार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो संगठन स्तर से रामनगर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पौड़ी में विवादों में रहने वाले जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी का डीएम ने औचक निरीक्षण किया। दरअसल हाल ही में इस कॉलेज में 2 छात्रों का गुट आपस में भिड़ गया था, जिसके बाद
पीएससी जवानों को भी शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए तैनात किया गया। लेकिन कॉलेज छात्र पीएससी जवानों के साथ भी उलझने लगे। ऐसे में अब जिलाधिकारी आशीष चौहान स्वयं जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल चेकिंग के साथ ही कैंटीन में छापेमारी करने पहुंचे। इस छापेमारी अभियान में कॉलेज हॉस्टल से शराब की बोतल के साथ ही चाकू समेत कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। डीएम ने बताया कि कॉलेज में अनुशासन व्यवस्था का ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिस पर वे अब उचित कार्रवाई कॉलेज के खिलाफ करेंगे। वहीं माहौल दोबारा न गरमाए, इसके लिए हर माह उप जिलाधिकारी को कॉलेज का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे कॉलेज में अनुशासन बनाने के लिए हर माह कॉलेज प्रशासन के साथ बैठक करें। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी द्वारा समलैंगिक विवाह विषय पर शैक्षिक संस्थाओं के साथ चिंतन किया गया। वहीं अब कॉलेज और स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाकर बच्चों को जैविक प्रजनन के बारे में अवगत कराया जाएगा। हरिद्वार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने समलैंगिक विवाह को भारत की संस्कृति और परंपरा के विरुद्ध बताते हुए इसे समाज के लिए शर्मनाक बताया। दरअसल समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका के आधार पर सुनवाई हो रही है, जिसके बाद सोशल मीडिया और देश भर में ये एक चिंतन का विषय बना हुआ है, जहां एलजीबीटी कम्युनिटी सहित कई संस्थान द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है। वहीं धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर इसे समाज के लिए गलत बताया जा रहा है। मौसम के बदलते ही बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगता है। साथ ही बरसाती सीजन में डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है। डेंगू की रोकथाम के लिए देहरादून नगर निगम द्वारा समय समय पर फॉगिंग अभियान चलाया जाता है, जिससे डेंगू का खतरा शहर में न बढ़े। आपको बता दें, दून नगर निगम द्वारा हमेशा की तरह सफाई अभियान भी शहर में चलाया जाता है। निगम के द्वारा कई स्वच्छता अभियान भी चलाए जाते हैं, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।